हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों। और आज हम एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन इसको हम बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्वेश्चंस हम करेंगे। बच्चों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि पिछली क्लासेस से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है उसको आप कंटिन्यू करते आ रहे हैं, उसको आप सीखते हुए आ रहे हैं। अब क्या है, अब थोड़ा है उसका आप एडवांस वर्जन सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। तो उम्मीद है कि आपको लास्ट क्लास का याद होगा। तो चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपका जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसको हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। अब सबसे पहले आप याद करने की कोशिश कीजिए कि पिछली क्लासेस में आपने जो किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है आपको? तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को और देखते हैं कि आपने 10वीं क्लास में क्या पढ़ा था। और आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक की चीजें पता लग जाएंगी। हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग से उतर गई हों। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड है, इसकी व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों से हुई थी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों से हुई थी। ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में देखिए क्या क्या है। एक तो ट्राई है, एक वर्ड है ट्राई। एक है गोन और एक है मेट्रोन। ये तीन वर्ड हैं इनका। देखिए, ग्रीक में क्या, ग्रीक में ये वर्ड है, इनका मतलब क्या है वो चीज आप समझिए पहले। ट्राई का मतलब क्या होता है, देखिए पता लग रहा है, वैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है। ट्राई मतलब थ्री, तीन। फिर आ जाता है कौन, मीन्स साइड्स, इसको हम साइड्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर भुजा इसको हम बोल सकते हैं। क्या, भुजा। फिर उसके बाद मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी माप। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही यही होता है कि तीन भुजाओं का माप से संबंधित अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो उसको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो ये था इसका मतलब। अब ये हम पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज क्या होता है। तो देखिए, अभी तक जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसका इस्तेमाल तो आपका हाइट, ऊंचाइयां और डिस्टेंस निकालने में किया जाता था। जैसे कि बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस होते हैं तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से निकाल सकते हैं। मान लीजिए, जैसे उदाहरण के तौर पे कुतुब मीनार है, आप नीचे से खड़े होकर उसको देख रहे हैं, तो आप उसकी हाइट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हाइट कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको, देखिए ये कुतुब मीनार है, तो उसके लिए आपको इसका
अपना ये एंगल पता होना चाहिए, तो इसकी मदद से आप निकाल सकते हैं। ये चीज बच्चों आपने सीखी है कि कैसे इसको निकालते हैं। इसकी अगर हाइट आप निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, अगर ये एंगल पता है आपको और ये आपको बेस पता है, ये डिस्टेंस पता है जहां आप खड़े हो वहां से कुतुब मीनार तक, आप हाइट निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर सड़क के किनारे पे अगर कोई गमला रखा है और आप छत से देख रहे हैं तो सड़क की चौड़ाई या फिर नदी की चौड़ाई आपको निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री क्या है, आपके बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है और इसको उनको फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करती है। तो ये चीज आपने अभी तक पढ़ी थी पिछली क्लास तक, ठीक है। और बच्चों अब देखिए कि इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, मैथ के जिन कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल करके ये डिस्टेंस निकालते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब इसमें क्या चीज आ जाती है, इसमें भुजाएं आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं, भुजाएं आ जाती हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो भुजा और कोण के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ये आपको पता लग गया। यहाँ यहीं से देखिए आप देख सकते हैं भुजा और कोण के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हमारे सामने आता है एक एंगल, हम पढ़ते हैं यहाँ पे समकोण के बारे में। क्या पढ़ेंगे, समकोण के बारे में। समकोण क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने यूज किया समकोण, इसको हम राइट एंगल बोल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, या फिर समकोण त्रिभुज हम इसको बोल सकते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो या फिर राइट एंगल हो या फिर समकोण हो, उसको बोलेंगे हम समकोण त्रिभुज। तो इन्हीं चीजों का इस्तेमाल हम इसमें करते थे। अब एक चीज और यहाँ पे जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आपको पता है, जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं। इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, कर्ण बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीन चीज होती हैं, क्या क्या होती हैं, एक तो हो गया परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर हो गया, एक बेस हो गया और एक हो गया हाइपोटेन्यूज। ये तीन चीज होगी। क्या क्या बोलते हैं इन्हें, लंब, फिर आधार और फिर कर्ण। तो देखिए ये एक ट्रायंगल है और इसका मैंने कर्ण आपको बता दिया है। अब अगर मैं इसको थीटा लेता हूं, यहाँ पे मैं एंगल लेता हूं, थीटा लेता हूं ए को, ठीक है, ये एंगल हो गया, कोण हो गया, जहां जिसका हमें इस्तेमाल करना है ट्रिग्नोमेट्री में। तो जो ये भुजा हो गई ए बी, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको एडजेसेंट साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड इसको हम बोलेंगे, एडजेसेंट साइड, या फिर इसको कोण ए की संलग्न भुजा बोल सकते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, कोण ए की संलग्न ये तो कोण ए की संलग्न भुजा हो गई, लेकिन जो बीसी है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कोण ए की, कोण ए की सम्मुख कोण ए की सम्मुख भुजा यानी अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, ठीक है, इसको अपोजिट साइड बोलेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कोण की एडजेसेंट साइड होती है उसको हम दर्शाते हैं बेस से, उसको हम बोलते हैं बेस। बेस यानी आधार हम बोलते हैं, जो इसकी एडजेसेंट साइड होती है, संलग्न भुजा होती है। और जो इसके सम्मुख भुजा होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। याद आ रहा है आपको कुछ कुछ? तो देखिए, जो थीटा है हमारे पास, उसके जो एडजेसेंट भुजा है उसको हम बोलेंगे बेस, आधार। और जो उसके सम्मुख सामने वाली भुजा, अपोजिट साइड है कोण के, यहाँ पे थीटा कोण ए माना हमने, तो इसके सामने वाली भुजा को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। अब एक चीज और समझ लीजिए, देखिए यहां से परपेंडिकुलर से हम पी लिया, ठीक है, तो परपेंडिकुलर को हम पी से दर्शा सकते हैं। ऐसे ही बेस को हम बी से दर्शा सकते हैं और हाइपोटेन्यूज को एच से। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने रूल किया था, वो आपको याद होगा, उम्मीद है आप सबको याद होगा। एक पंडित जी का मंत्र था जो हमने यहाँ पे किया था, क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये मंत्र किया था हमने। और ये कहाँ पे इस्तेमाल हुआ था, कहाँ पे यूज किया था हमने इस मंत्र को? क्या आपको कुछ याद आ रहा है? ये मंत्र था हमारा और ये हमने यूज किया था साइन थीटा कोस थीटा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने में हमने इसका इस्तेमाल किया था। जैसे जो साइन थीटा में यहाँ पे साइन थीटा लिख सकता हूं, ये कोस थीटा, और ये साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा हो जाएगा यहाँ पे। ये टेन थीटा हो जाएगा। अब देखिए कि साइन थीटा में कैसे लिख सकता हूं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। जो पहला वाला है ये साइन थीटा को दर्शाता है। कोस थीटा क्या हो गया? कोस थीटा दूसरे वाला क्या है? बी बटे एच, तो बी बटे एच कोस थीटा दर्शाता है, और टेन थीटा हो गया पी बटे पी। तो ये क्या चीज है बच्चों? ये हम जस्ट रिवीजन के लिए कर रहे हैं कि आपको चीजें पता रहे कि पिछली क्लास में आप क्या करके आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जस्ट हम एक बेस बना रहे हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, ये हमने रेशियोज हम निकाल सकते हैं इस तरह से, त्रिकोणमिति की, ट्रिग्नोमेट्री की साइड्स का इस्तेमाल करके। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमने यूज किया, तो उससे हम साइन थीटा का पता लगा सकते हैं। इसी तरह आप काफी सारी साइड्स यूज करके अलग अलग आप एंगल्स का पता लगा सकते हैं। अब देखिए, कोसेक थीटा की बात जहां पे आती है, सेक थीटा और कोट थीटा, तो इनमें आपको ये चीज पता होनी चाहिए, कोसेक थीटा को एक बटे साइन थीटा हम बोल सकते हैं। क्या? एक बटे साइन थीटा, और सेक थीटा को एक बटे कोस थीटा, और इसको एक बटे टेन थीटा यहाँ पे हम बोल सकते हैं, कोट थीटा को। तो अब बताइए कि साइन थीटा अगर p बटे एच है, तो एक बटे साइन थीटा क्या हो गया? h बटे p, उल्टा हो जाएगा। और एक बटे कोस थीटा क्या हो जाएगा? h बटे b। और एक बटे टेन थीटा क्या हो जाएगा? b बटे p, b बटे p। तो इस तरह से हम ये रेशियोज निकाल सकते हैं बच्चों। काफी सारे आपने क्वेश्चंस भी किए थे इसके आधार पे। जस्ट ये फॉर्मूले हम एक बारी रिवाइज कर रहे हैं कि कैसे इनको हम निकालेंगे। इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं चाहे तो, फिर हम कुछ और फॉर्मूले करेंगे। बच्चों इसके बाद आपने एक टेबल भी पढ़ा होगा, यहाँ पे एक एंगल्स जिससे आप पता लगा सकते हो, ऐसा टेबल। यहाँ पे देखो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एंगल ए है, ठीक है, और यहाँ पे साइन ए, कोस ए, टेन ए, ये एंगल्स हैं। कौन से एंगल्स हैं? 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री।
ये आपको एंगल निकालने हैं, मतलब साइन 0 डिग्री क्या होगा, क्या वैल्यू होगी इसकी, साइन 30 डिग्री, साइन 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यू आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आप, कैसे आपको वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये चीज जानिए। तो यहाँ पे एक तरीका हमने किया था बहुत सिंपल सा, ठीक है। अभी तक तो आपको ये सारी वैल्यूज याद भी हो गई होंगी, हैं। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। इनको हम दूसरे कलर से लिखते हैं। इसकी वैल्यू 0 हो गई और इसकी 1/2 हो गई। और साइन 45 की 1/√2 हो गई और साइन 60 की √3/2 हो गई और साइन 90 की 1 हो गई। ये वैल्यू समझ में आ गई आपको कि ये वैल्यू आपने कैसे निकाली है, साइन ए, कोस ए और टेन ए, ये सब वैल्यूज आपने यहाँ पे निकालनी है। अभी हमने साइन 0, साइन 30, मतलब इसका कैसे हुआ, कैसे देखते हो आप, ये a लिख दिया मैंने, साइन a, और ये a की वैल्यूज क्या है, 0 पे 30, 45, 60 और 90, मतलब साइन 0 यहाँ पे लिखेंगे, साइन 30 की वैल्यू इसके नीचे, और ऐसे कर करके आप ये सारी वैल्यूज लिखते जाएंगे। ठीक है, ठीक है। कुछ बच्चों को तो पता है ये कि वैल्यूज कैसे आई, याद भी होगा आपको। जिसको नहीं पता, एक बार फिर से हम ट्रिक देख लेते हैं यहाँ की कि क्या इसकी ट्रिक है। अब देखिए कि यहाँ पे अगर हम करते हैं √0/4, वर्गमूल 0/4 को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये बताइए। 0/4 का वर्गमूल करना है तो 0/4 0 होता है और 0 का वर्गमूल भी 0 होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब ऐसे ही ये 0/4 लिखा, यहाँ पे 1/4 लिखेंगे, यहाँ पे 2/4 लिखेंगे, यहाँ पे 3/4 और यहाँ पे 4/4। इस तरह करके सबका आप अंडर रूट निकाल देंगे और जो इनको सॉल्व करके वैल्यू आएगी आपकी, वो साइन की वैल्यू हो जाएगी। साइन 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यूज हो जाएंगी। जैसे आप किसी को भी सॉल्व करके देख सकते हैं, 1/4 का वर्गमूल है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। देखिए यहाँ पे वैल्यू 1/2 है। इसी तरह 2/4 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 1/√2 आएगा। किसी को भी आप सॉल्व कीजिए, वैल्यू आपकी यही आएगी जो हमने यहाँ पे लिखी है। तो ये एक ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हैं याद रखने के लिए चीजों को। तो आप 4 नीचे तो डिनोमिनेटर में 4 लिखते जाएंगे और ऊपर 0 से शुरू करके 4 तक आप लिखेंगे और उन सब का अंडर रूट आप निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए cos a की वैल्यू जब हम निकालनी होती है तो जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो cos 0 की वैल्यू होगी, मतलब 1। साइन 90 1 है मतलब cos 0 1 होगा। फिर जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो cos 30 की वैल्यू होगी, मतलब √3/2। हमें उल्टा स्टार्ट करना है यहाँ पे ना, मतलब जो साइन 90 था वहां हम cos 0 से शुरू कर देंगे। साइन 90 की जो वैल्यू थी, फिर साइन 60 की थी वो cos 30 की हो जाएगी, फिर साइन 45 की थी वो cos 45 की ही रहेगी, और जो साइन 30 की थी वो cos 60 की हो जाएगी 1/2, और जो साइन 0 की थी वो cos 90 की हो जाएगी 0। इस तरह इनकी वैल्यूज हम लिख सकते हैं। अब बच्चों इसके बाद वैल्यूज निकालना बहुत आसान है। देखिए tan की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। tan को सबसे पहले तो आप ये बताइए क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा, ये लिख सकते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है? मान लीजिए हम tan 0 निकालते हैं, ठीक है, तो साइन a की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, 0/1 0 हो जाएगा, तो tan 0 की वैल्यू भी 0 आएगी। इसी तरह आप किसी भी tan के एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको tan 30 की वैल्यू निकालनी है तो साइन 30 बटे cos 30 लिखेंगे आप, मतलब 1/2/√3/2। बिल्कुल सिंपली आपने साइन
कि उसी एंगल की और कोस के उसी एंगल की वैल्यू रख देनी है जो आपने टेन का एंगल निकालना है, बस बात खत्म। और इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 से 2 यहाँ पे कट जाता है, तो 1/√3, 1/√3 यहाँ पे वैल्यू आ जाती है। इसी तरह कोई भी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इन जो आगे की वैल्यूज हैं वो आप मुझे निकाल के बताइए कि 10 की वैल्यू क्या क्या आती है। देखिए इसको आप याद कर लेते हैं तो बेस्ट है, आप नहीं तो निकाल भी सकते हैं एट ए टाइम। इसी तरह 10 की वैल्यू और क्या हो जाएंगी बच्चों, 1/√3 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसी तरह आप कोसेक ए की वैल्यू निकालेंगे, सेक ए की वैल्यू निकालेंगे और कोट ए की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये सभी वैल्यूज आपके निकाल सकते हैं आप। ठीक है, कोसेक ए क्या होता है, अभी हमने किया था, देखिए कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, उससे निकाल लेंगे। सेक थीटा 1/cos थीटा और कोट थीटा 1/tan थीटा। तो ये तीनों वैल्यू उस तरह से आपकी आ जाएंगी। तो ये जस्ट आप रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको बस पता होना चाहिए चीजें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ हम फॉर्मूले कर लेते हैं, सूत्र कर लेते हैं, ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या फॉर्मूले आप यहाँ पे सीख के आ चुके हैं। ये भी बहुत जरूरी फॉर्मूले हैं बच्चों जो अभी आप यहाँ पे करेंगे, तो इनका पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, आपको याद होगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ फॉर्मूला आपने किया था, ऐसा कुछ किया होगा आपने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये 1 के बराबर होता है, याद आ रहा है कुछ। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, कोस स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ लेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला भी आपने सीखा। उसके बाद इसी से आप और दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, यहां से भी आप की अलग अलग वैल्यूज आप निकाल सकते हैं, जैसे कि 1 किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन फॉर्मूले से ही काफी सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। वो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इक्वेशन की तरह इसको लेना है और फिर इसको आगे इनको सॉल्व कर देना है बच्चों। ठीक है, इसी तरह आप और वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा आपको निकालना है तो क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आप लिख सकते हैं। इसी तरह जो ये है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इससे भी दो फॉर्मूले और आप बना सकते हैं। कैसे, आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, या फिर देखिए कि tan स्क्वायर थीटा को इस तरफ रहने देते हैं और 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो ये सब फॉर्मूले आपने सीखे हैं, ये आपको रिवाइज करने हैं बच्चों, पता होना चाहिए। उसी के बाद हम नेक्स्ट अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले टॉपिक है उस पर मूव करेंगे। तो ये सब एक बारी जस्ट आपके लिए रिवीजन था, जो कि आपके लिए मुझे जरूरी लगा कि आप कहीं भूल ना गए हों, इसलिए ये हमने आज रिवीजन किया। तो बच्चों आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। जो भी हमने आज टॉपिक्स किए हैं उनको आप एक बारी जरूर रिवाइज करें। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।